हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में आप सभी का। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है हमारा कार्नोट्स रिवर्सिबल हीट इंजन। फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम आगे बढ़ें उसके पहले आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए आज के इस टॉपिक में हम आगे चलते हैं, कार्नोट्स रिवर्सिबल हीट इंजन। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले ये समझ लें कि हीट इंजन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हीट इंजन में जो टर्म आ रहा है इंजन वर्ड से हम और आप अपने डेली लाइफ में फेमिलियर हैं। हम जानते हैं कि हम इंजन का यूज़ कहाँ पे करते हैं, कहाँ पे हम इंजन शब्द का यूज़ कर रहे हैं। ऐसी कोई भी डिवाइस जिसे हम किसी फॉर्म में एनर्जी देते हैं और वो उस एनर्जी को वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें देता है, उसके लिए हम इंजन वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम डिवाइस को जो एनर्जी दे रहे हैं वो हीट के फॉर्म में दी जाती है, जो भी एनर्जी हमने सप्लाई की है डिवाइस को वो हीट के फॉर्म में अगर दी गई है और वो डिवाइस उस हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करता है तो हम कहते हैं इसे हीट इंजन। सो फ्रेंड्स, हीट इंजन इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू द वर्क। वो डिवाइस जो कि हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करता है उसे हम हीट इंजन कहते हैं। फ्रेंड्स, सैडी कार्नोट साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने हमें एक हीट इंजन की हाइपोथेसिस दी और उसी हीट इंजन को कहते हैं आइडियल हीट इंजन। आइडियल हीट इंजन एक थ्योरेटिकल हीट इंजन है जो कि जितने भी प्रैक्टिकल हीट इंजन हैं उन सब के डिफेक्ट्स से दूर है। यानी इस आइडियल हीट इंजन में प्रैक्टिकल हीट इंजन का कोई भी डिफेक्ट, कोई भी कमी नहीं है। इसी आइडियल हीट इंजन को हम कहते हैं कार्नोट हीट इंजन, जो कि सैडी कार्नोट साइंटिस्ट ने हमें इसके बारे में बताया था। इट इज बेस्ड ऑन परफेक्टली रिवर्सिबल साइकिल कॉल्ड द कार्नोट साइकिल। ये जो आइडियल हीट इंजन है ये एक रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस पर बेस्ड है। वो प्रोसेस जो साइकिल है वो परफेक्टली रिवर्सिबल है और उस साइकिल को हम कहते हैं कार्नोट साइकिल। कार्नोट हीट इंजन या आइडियल हीट इंजन जिस साइक्लिक प्रोसेस पर बेस्ड है, जो कि परफेक्टली रिवर्सिबल साइकिल है, उस साइकिल को हम कहते हैं कार्नोट साइकिल। फ्रेंड्स, this heat engine, that is the ideal heat engine, converts the maximum amount of heat absorbed by the engine into the work. Heat engine एक जो वेल डिफाइंड टेम्परेचर लिमिट्स हैं उनके बीच में काम करता है। हम दो टेम्परेचर लेते हैं, एक हायर टेम्परेचर मान लीजिए हमने T1 लिया और एक लोअर टेम्परेचर T2। और जितने भी हीट इंजन हैं जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करते हैं और हमारा आइडियल हीट इंजन यानी कार्नोट हीट इंजन, अगर ये सेम टेम्परेचर लिमिट हम लेते हैं जिनके बीच हमारा हीट इंजन वर्क कर रहा है, तो इन सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच काम करने वाला जो हीट इंजन है उन सभी में जो एफिशिएंसी आती है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी हमारे कार्नोट हीट इंजन की आती है। एफिशिएंसी का रिलेशन फ्रेंड्स इस बात से है कि हम कितनी हीट दे रहे हैं हीट को और उस हीट का कितना पार्ट हीट इंजन वर्क में कन्वर्ट करता है। कोई भी हीट इंजन जितनी हीट दी गई है उसको 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं करता, यानी गिवन हीट का कुछ पार्ट ही वर्क में कन्वर्ट कर पाता है। जितने भी हीट इंजन एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ तक कि आइडियल हीट इंजन भी एक पार्ट ही गिवन हीट का वर्क में कन्वर्ट करता है। यानी कोई भी हीट इंजन 100% वर्क को हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं करता है। इन सभी में जितने प्रैक्टिकल हीट इंजन हैं और जो हमारा आइडियल हीट इंजन यानी कार्नोट हीट इंजन है, जब इन सभी को हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट है यानी जो एब्जॉर्ब्ड जो हीट हमने दिया है हीट इंजन को, उसका कौन सा पार्ट वर्क में कन्वर्ट हुआ है, तो सबसे बड़ा पार्ट जो वर्क में कन्वर्ट होता है वो इस आइडियल हीट इंजन या कार्नोट हीट इंजन में ही कन्वर्ट होता
है। बाकी जितने भी प्रैक्टिकल हीट इंजन हैं जो कि सेम टेम्परेचर लिमिट जो T1 और T2 हमने लिया, एक हाई टेम्परेचर एक लो टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच काम करने वाले हीट इंजन की एफिशिएंसी आइडियल हीट इंजन से कम ही होती है, यानी वो गिवन हीट का कम अमाउंट ही वर्क में कन्वर्ट कर पाते हैं एज कंपेयर टू आइडियल हीट इंजन। All practical heat engines have efficiency less than Carnot heat engine। जितने भी प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करते हैं हीट इंजन, उन सब की एफिशिएंसी कार्नोट हीट इंजन से कम ही होती है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स कि हम ये कहते हैं कि कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% है। कार्नोट हीट इंजन भी 100% एफिशिएंट नहीं होता है, क्योंकि कार्नोट हीट इंजन भी जितनी हीट हम देते हैं उस सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाता। तो फ्रेंड्स, हीट इंजन और कार्नोट हीट इंजन आपने समझ लिया है। यहाँ एक बात आपको और बता देते हैं कि यहाँ वर्ड हमने यूज किया रिवर्सिबल और एक वर्ड है साइकिल, यानी साइक्लिक प्रोसेस पर बेस्ड है हमारा कार्नोट हीट इंजन। तो फ्रेंड्स, साइकिल का क्या मतलब, अगर हम किसी पोजीशन ए से स्टार्ट करते हैं और लौट कर हम इसी पोजीशन पर आ जाते हैं, यानी जहां से हमने स्टार्ट किया हम वापस वहीं तक लौट आए, तो हम कहते हैं इसे साइक्लिक प्रोसेस। हमने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। और हमारा जो कार्नोट हीट इंजन है या आइडियल हीट इंजन, ये इसी तरीके के एक साइक्लिक प्रोसेस पर बेस्ड होता है। ये साइकिल जो है ये 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो हमारा कार्नोट हीट इंजन एक साइकिल पर बेस्ड है जिसे कार्नोट साइकिल कहते हैं, और ये साइकिल रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब फ्रेंड्स, अगर देखिए जो एरो लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में हम ये प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, साइकिल को कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ ये भी पॉसिबल है कि हम इससे जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में चल करके भी इस साइकिल को कंप्लीट कर लेंगे, यानी जिस डायरेक्शन में प्रोसेस हो रहा है उससे जस्ट रिवर्स भी पॉसिबल होता है, इसलिए इसे हम रिवर्सिबल साइकिल कहते हैं। यानी कार्नोट हीट इंजन जिस साइक्लिक प्रोसेस पर बेस्ड है वो साइक्लिक प्रोसेस परफेक्टली रिवर्सिबल होता है। तो फ्रेंड्स, हमने हीट इंजन के बारे में देखा, हमने कार्नोट साइकिल के बारे में जाना, और हमने ये जाना कि कार्नोट साइकिल जो है परफेक्टली रिवर्सिबल होता है, यानी जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में उसको ले जाना पॉसिबल होता है। और इसी कार्नोट साइकिल पर कार्नोट हीट इंजन बेस्ड होगा, जिसे आगे के वीडियो में हम देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, उसके पहले कि हम आगे चलें, हम कार्नोट साइकिल के बारे में जानें और कार्नोट साइकिल को यूज करके हम कैलकुलेट करें एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट हीट इंजन, यानी कितना एफिशिएंट होगा उसके लिए हम फॉर्मूला निकालें। उसके पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि क्या बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जिनको यूज करके एक हीट इंजन बना होता है, जिन कंपोनेंट्स को यूज करके हमारा हीट इंजन वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, 4 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं हमारे हीट इंजन में। एक कंपोनेंट हमारा है सोर्स, दूसरा कंपोनेंट हमारा है सिंक, तीसरा कंपोनेंट हमारा होता है वर्किंग सब्सटेंस इनसाइड द गिवन सिलेंडर, एंड फोर्थ कंपोनेंट हमारा आता है नॉन कंडक्टिंग स्टैंड या इंसुलेटेड स्टैंड। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट कंपोनेंट हमारा है सोर्स। सोर्स फ्रेंड्स एक ऐसा रिजर्वॉयर है, एक कुंड की तरह है, एक ऐसी डिवाइस है जो कि एक हायर टेम्परेचर T1, अभी हमने आपसे बात की थी कि हमारा हीट इंजन वेल डिफाइंड एक हाई टेम्परेचर और एक लो टेम्परेचर, 2 टेम्परेचर लिमिट्स के बीच वर्क करता है। तो ये उनमें से ये हाई टेम्परेचर जो है वो सोर्स का ही टेम्परेचर होता है T1, है ना। ये एक रिजर्वॉयर है जो कि एक हाई टेम्परेचर T1 पर होता है। द सोर्स शुड बी एट अ फिक्स हाई टेम्परेचर T1 फ्रॉम विच द हीट इंजन कैन ड्रॉ हीट। हमारा हीट इंजन इस सोर्स से हीट ले सकता है और कितनी भी हीट इसमें से ये ले सकता है। इट हैज इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी। इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी का मतलब कि सोर्स से कितनी भी हीट हमारा हीट इंजन निकालेगा, लेकिन हमारा सोर्स जो है फिक्स T1 टेम्परेचर पर ही बना रहेगा, इसका टेम्परेचर नहीं गिरता है, इसीलिए कहते हैं इसकी थर्मल कैपेसिटी इनफाइनाइट है। एंड एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट एट द कांस्टेंट टेम्परेचर
T1। फ्रेंड्स, इसी तरीके से दूसरा जो हमारा एसेंशियल कंपोनेंट है वो है सिंक, जो लोअर टेम्परेचर है T2 उस पर होता है। सिंक का मतलब क्या? एक ऐसा रिजर्वॉयर, एक ऐसा कुंड जिसमें हम बची हुई हीट को रिजेक्ट कर सके। हम जो बेकार की चीजें हैं उसको फेंकते हैं सिंक में, तो वो हीट जो कि हमारे सिलेंडर को अब यूज नहीं करनी है उसके अंदर बची रह जाती है, उसको बाहर निकालना है तो उसके लिए सिंक चाहिए। और हीट निकालना है तो हीट कैसे जाएगी दूसरी जगह पे? उसको लो टेम्परेचर पर होना चाहिए। तो इसलिए सिंक हमारा एक लो टेम्परेचर का रिजर्वॉयर होता है to which any amount of heat can be rejected. It also has infinite thermal capacity. मतलब क्या हुआ कि हमारा सिलेंडर से कितनी भी हीट हम सिंक में डाल दें, सिंक एक लोअर टेम्परेचर T2 पर ही बना रहता है, इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। फ्रेंड्स, जो तीसरा एसेंशियल कंपोनेंट है हमारे हीट इंजन का वो है वर्किंग सब्सटेंस इनसाइड द सिलेंडर। तो इसमें जो वर्किंग सब्सटेंस है वो एक परफेक्ट गैस है, एक आइडियल गैस है हमारा वर्किंग सब्सटेंस, जो जैसा सिलेंडर आप देख रहे हैं इस सिलेंडर के अंदर ली जाती है। इस सिलेंडर की जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं, वो नॉन कंडक्टिंग होती हैं। इसका ऊपर जो पिस्टन लगा हुआ है ये नॉन कंडक्टिंग होता है, लेकिन सिलेंडर का जो बॉटम है ये परफेक्टली कंडक्टिंग रखा जाता है। और फ्रेंड्स, चौथा होता है हमारा कंपोनेंट नॉन कंडक्टिंग स्टैंड या इंसुलेटेड स्टैंड। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये 4 कंपोनेंट हो गए। वर्किंग सब्सटेंस जो तीसरा कंपोनेंट था, अ सिलेंडर विद नॉन कंडक्टिंग साइड्स एंड कंडक्टिंग बॉटम contains the perfect gas as the working substance. A perfect non-conducting and frictionless piston is fitted into the cylinder. ये piston भी non-conducting और frictionless होता है. And fourth component, a perfectly non-conducting stand is also provided so that the working substance can undergo adiabatic process. आगे हम देखेंगे हीट इंजन में कि हमें हीट इंजन में जिस हम साइकिल की बात कर रहे थे, कार्नोट साइकिल की बात कर रहे थे, जिस पर हीट इंजन बेस्ड होगा कार्नोट हीट इंजन, वो एक साइक्लिक प्रोसेस 4 स्टेप्स से मिलकर के बनता है। उन 4 स्टेप्स में 2 आइसोथर्मल स्टेप्स होते हैं, यानी वो स्टेप्स जिनमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और 2 एडियाबेटिक होते हैं, यानी वो प्रोसेस जिसमें हमारे वर्किंग सब्सटेंस को ना तो हम कोई हीट देंगे और ना उससे हम कोई हीट बाहर निकालेंगे। और ये 2 आइसोथर्मल और 2 एडियाबेटिक प्रोसेस मिल करके ये 4 स्टेप्स को कंप्लीट करके एक साइकिल बनता है जिसे कार्नोट साइकिल कहते हैं, जिस पर हमारा कार्नोट हीट इंजन बेस्ड होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने एसेंशियल कंपोनेंट्स देख लिए हैं हमारे हीट इंजन के। हम ये भी जरा सा देख लेते हैं कि जो हमारे आइसोथर्मल 2 प्रोसेस हैं, यानी 2 आइसोथर्मल और 2 एडियाबेटिक प्रोसेस, वो हम इन कंपोनेंट्स को यूज करके किस तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, कार्नोट साइकिल में अभी हमने जैसे दिखाया था, ये 4 स्टेप्स में हमारा कार्नोट साइकिल है, और ये 4 स्टेप्स के कार्नोट साइकिल में आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड एडियाबेटिक कंप्रेशन, ये 4 स्टेप्स हम कैसे कंप्लीट करते हैं? बाय यूजिंग द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द हीट इंजन। तो हीट इंजन में फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना होगा? आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर हमारा जो सिलेंडर के अंदर की वर्किंग सब्सटेंस है उसको एक्सपेंड करना है, फैलना है। तो आपको इसके लिए क्या करना है? ये देखिए, कंडक्टिंग सोर्स है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया T1 हाई टेम्परेचर पर, इसके कांटेक्ट में इस वर्किंग सब्सटेंस को हम लाके रख देंगे। जैसे ही सिलेंडर को हम सोर्स के ऊपर रखेंगे, देखिए वॉल्स तो इसकी नॉन कंडक्टिंग है और पिस्टन नॉन कंडक्टिंग है, लेकिन इसका बॉटम कंडक्टिंग है। जैसे ही इसे आप सोर्स के ऊपर रखते हैं तो सोर्स के ऊपर रखने के साथ ही सोर्स के साथ डायरेक्ट टच में आ गया, यानी वर्किंग सब्सटेंस भी T1 टेम्परेचर पर पहुंच गया और ये सोर्स से हीट लेने लग जाएगा। जैसे ये सोर्स से हीट लेने लग जाता है, यानी अब ये एक्सपेंड करने लग जाएगा, ये पिस्टन ऊपर उठने लग जाएगा, यानी इसके अंदर की गैस फैल रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है इसके अंदर। किस टेम्परेचर पर हो रहा है? T1 फिक्स टेम्परेचर पर, यानी ये हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ। अब जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन का स्टेप पूरा हो जाता है तो हम इसी
उसी सिलेंडर को उठाते हैं और इंसुलेटेड स्टैंड पर थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी वॉल्स और पिस्टन तो नॉन कंडक्टिंग है ही, लेकिन बॉटम जो कि कंडक्टिंग था उसे भी हमने कहाँ रखा, नॉन कंडक्टिंग स्टैंड के ऊपर रख दिया। जैसे ही हम नॉन कंडक्टिंग स्टैंड के ऊपर रखते हैं तो देखिए बॉटम भी कवर हो गया। अब ये हर डायरेक्शन से हमारा सिलेंडर नॉन कंडक्टिंग हो गया। अब ना हम इसके अंदर की जो परफेक्ट गैस है उसको कोई हीट दे रहे हैं, ना उससे हीट बाहर आ रही है, लेकिन फिर भी जो हीट उसने सोर्स से एब्जॉर्ब किया था उस हीट को यूज करके वर्किंग सब्सटेंस एक्सपेंड करता है। यानी एक और एक्सपेंशन का स्टेप होता है, लेकिन ये एक्सपेंशन एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुआ, क्योंकि ना तो कोई हीट दी ना उससे कोई हीट ली। अब फ्रेंड्स, इतना 2 स्टेप कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी जितनी हीट हमने दी थी वर्किंग सब्सटेंस को वो सारी की सारी वर्क में तो कन्वर्ट होती नहीं है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, किसी भी हीट इंजन में जितनी हीट वो एब्जॉर्ब करता है सोर्स से वो सारी की सारी हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं होती। यानी वर्किंग सब्सटेंस के अंदर कुछ ना कुछ हीट बची रह जाएगी। और अगर हम अभी फिर से चाहें कि हम वर्किंग सब्सटेंस को या सिलेंडर को या इंजन को और हीट दें और उससे हम और वर्क करवा सकें, तो फ्रेंड्स अगर हम दोबारा इसको यहीं पर हीट दे देते हैं और इससे और वर्क लेते हैं तो फिर से वो जितनी हीट हम देंगे उसको वर्क में पूरी को नहीं कन्वर्ट करेगा, फिर से हीट बच जाएगी। और फिर से अगर हम हीट दे दें तो फिर वो कुछ वर्क में कन्वर्ट करेगा, फिर कुछ हीट बच जाएगी। और इस तरह से जो वर्किंग सब्सटेंस के अंदर हीट बचती चली जाएगी, कोई ना कोई कंडीशन ऐसी आ जाएगी जब वर्किंग सब्सटेंस का टेम्परेचर इस सोर्स के टेम्परेचर T1 के बराबर आ जाएगा। और अगर अब आप चाहते हैं कि हम इस इंजन को, इस वर्किंग सब्सटेंस को सोर्स से और हीट दें और उससे वर्क ले सकें आउटपुट में, तो फ्रेंड्स हमारा वर्किंग सब्सटेंस सेम टेम्परेचर पर हो गया है जो कि सोर्स का टेम्परेचर था। यानी अब हम चाहे जितना इसको सोर्स के ऊपर रखें, हमारा वर्किंग सब्सटेंस कोई भी हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा। और चूंकि हीट ही नहीं ले रहा है तो हमें वर्क भी नहीं मिलेगा। दैट मीन्स वर्किंग सब्सटेंस काम करना बंद कर देगा। और अगर हम चाहते हैं वर्किंग सब्सटेंस कंटिन्यूअस हमें काम करके हमारा इंजन कंटिन्यूअस हमें वर्क देता रहे, तो फ्रेंड्स उसके लिए कंपलसरी है कि हर स्टेप में जब हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन करा लेते हैं और एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो चुका है, उसके बाद जो हीट बची उसे हम सिंक में रिजेक्ट कर दें, यानी बाहर निकाल दें, फेंक दी जाए उसे, जिससे वर्किंग सब्सटेंस अपनी इनिशियल कंडीशन में लौट जाए और फिर से वर्क करने के लिए रेडी हो जाए। तो फ्रेंड्स ये 2 स्टेप कंप्लीट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस वर्किंग सब्सटेंस को, इस सिलेंडर को सिंक के ऊपर रखेंगे। तो सिंक में लोअर टेम्परेचर T2 है और ये कंडक्टिंग बॉटम से ये सिंक के साथ डायरेक्ट टच में आ जाएगा और फिक्स टेम्परेचर T2 पर यहां से वर्किंग सब्सटेंस से हीट सिंक में जाने लगेगी। और चूंकि हीट जा रही है वर्किंग सब्सटेंस से निकल करके, यानी वर्किंग सब्सटेंस में पिस्टन नीचे आएगा, प्रेशर बढ़ेगा, यानी यहाँ पे कंप्रेशन होगा, इसका वॉल्यूम घट जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। जो कि फिक्स टेम्परेचर T2 पर ये प्रोसेस हो रहा है, यानी ये थर्ड स्टेप है आइसोथर्मल कंप्रेशन। और इसके बाद हम यहाँ सिंक से उठा करके जो हमारा सिलेंडर था, वर्किंग सब्सटेंस था, उसे वापस कुछ देर स्टैंड के ऊपर रख देते हैं। और स्टैंड के ऊपर रखते ही फिर से ये चारों तरफ से कवर होकर के नॉन कंडक्टिंग हो जाएगा, क्योंकि इसके वॉल्स और पिस्टन नॉन कंडक्टिंग है ही। नीचे बॉटम कंडक्टिंग था जिसे ये स्टैंड कवर कर देगा, ये स्टैंड नॉन कंडक्टिंग है। और अब इसके अंदर जो है कोई हीट नहीं जाएगी और या इससे कोई हीट नहीं ले जाएगी। अब इसमें जो थोड़ी देर के लिए कंप्रेशन प्रोसेस चलेगा वो कैसा कंप्रेशन होगा, एडियाबेटिक। और एडियाबेटिक कंप्रेशन को कंप्लीट करके ये 4th स्टेप कंप्लीट हो जाता है, एडियाबेटिक कंप्रेशन। और इस तरीके से हमारा वर्किंग सब्सटेंस अपनी इनिशियल कंडीशन जहां से चला था वहां लौट जाता है। और इन 4 स्टेप्स को मिलाकर, यानी 2 आइसोथर्मल प्रोसेस और 2 एडियाबेटिक प्रोसेस, इनको मिलाकर के हमारा एक साइक्लिक प्रोसेस कंप्लीट हुआ जिसे हम कार्नोट साइकिल कहेंगे। और इस तरीके से हमने देखा कि कैसे ये 4 स्टेप्स में साइकिल कंप्लीट होगी इन कंपोनेंट्स को यूज करके, और किस तरीके से हमारा इंजन वर्क करेगा बाय यूजिंग दीज 4 एसेंशियल कंपोनेंट्स। तो फ्रेंड्स, हीट इंजन क्या होता है, उसके एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या हैं,
और इन कंपोनेंट्स को यूज करके हमारा हीट इंजन कैसे वर्क करेगा और उसमें 4 स्टेप्स कैसे कैसे आएंगे, और वो 4 स्टेप्स कौन कौन से, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन। इन चारों स्टेप से मिलकर के हमारा एक साइकिल बनता है। इस साइकिल को हम कहते हैं कार्नोट साइकिल, जो कि परफेक्टली रिवर्सिबल साइकिल होता है। और इस साइकिल को हम प्रेशर और वॉल्यूम यानी एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम और वाई एक्सिस पर प्रेशर को लेकर के हम कैसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, उससे आप इस ग्राफ में देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से कार्नोट साइकिल बन जाती है। हमारा हीट इंजन 4 स्टेप्स में वर्क करता है। उसके क्या क्या एसेंशियल कंपोनेंट हैं और उन कंपोनेंट्स को यूज करके हीट इंजन ने कैसे वर्क किया, ये हमने यहां तक देखा। फ्रेंड्स, इसके आगे हमारा स्टेप होगा कि हम कैलकुलेट करें एफिशिएंसी ऑफ द आइडियल हीट इंजन। जैसा कि स्टार्टिंग में हमने देखा कि किसी भी हीट इंजन की, जो प्रैक्टिकल हीट इंजन है, उसकी एफिशिएंसी कार्नोट हीट इंजन या आइडियल हीट इंजन से कम ही होती है अगर ये हीट इंजन सेम टेम्परेचर लिमिट यानी T1 और T2 जो सोर्स और सिंक के टेम्परेचर हैं उनके बीच वर्क कर रहा है। और हमारा कार्नोट हीट इंजन भी 100% एफिशिएंट नहीं होता है। तो कार्नोट हीट इंजन के लिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम निकाल लें तो हमें समझ में आ जाएगा कि जितने भी हीट इंजन हैं उन सब की एफिशिएंसी इससे कम ही आनी है, क्योंकि सभी पॉसिबल हीट इंजन में मैक्सिमम एफिशिएंसी कार्नोट हीट इंजन की ही होती है। तो और उस एफिशिएंसी को निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं और एफिशिएंसी इज इक्वल टू होगा टोटल वर्क डन बाय द वर्किंग सब्सटेंस या बाय द इंजन इन अ साइकिल। एक साइकिल में कितना वर्क किया डिवाइडेड बाय हीट गिवन टू द वर्किंग सब्सटेंस इन अ साइकिल। तो इसके लिए हमें एफिशिएंसी अगर हम निकालना चाहते हैं तो हमें टोटल वर्क डन इन अ साइकिल W निकालना पड़ेगा और पूरे साइकिल में हमने कितनी हीट, टोटल हीट उसको दिया कितना है वो हमें निकालना पड़ेगा H1 से रिप्रेजेंट करेंगे हम हीट गिवन इन कंप्लीट साइकिल और नेट वर्क डन W हम निकालेंगे और W अपॉन H1 करेंगे तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहां तक इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे और इस वीडियो के आगे के पार्ट के लिए आगे का वीडियो जरूर देखते रहिएगा, जहां हम कैलकुलेट करने वाले हैं इस एफिशिएंसी का फॉर्मूला। और जो इस वीडियो का पार्ट है, जब इसके साथ हम नेक्स्ट वीडियो को कंबाइन करेंगे तब हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है कि हम हीट इंजन को भी समझ पाएं, कार्नोट साइकिल को समझ पाएं, एसेंशियल कंपोनेंट्स को समझ पाएं और एफिशिएंसी को भी हम निकाल पाएं। स्टेप बाय स्टेप हमें वर्क डन का कैलकुलेशन भी सीखना होगा। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आगे का वीडियो देखते रहिए। यहाँ तक के वीडियो में इतना ही, और इतना वीडियो